इस पर्टिकुलर जो वीडियो में कम्युनलिज्म टॉपिक जो जीएस पेपर वन के सोसाइटी का है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी तक दो सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में। एक 2017 में आया था, एक 2018 में आया था। 17 में जो सवाल था वो था कि रीजन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कॉजेस पता होना चाहिए, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पता होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कम्युनलिज्म का, किस किस तरीके से कम्युनलिज्म के बैड इम्पैक्ट्स नजर आते हैं, और गवर्नमेंट स्टेप्स या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट स्टेप्स इसमें कुछ कंक्रीट नहीं होगा, लेकिन क्या वे फॉरवर्ड लेने की जरूरत है। तो कोई भी सवाल आए इसमें सबसे पहले जो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, आप डेफिनेशन एकदम टू द पॉइंट आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, राइट इटसेल्फ इन द इंट्रोडक्शन, वो अगर टू द पॉइंट है। और उसके अलावा जो आप वे फॉरवर्ड तो आपका जनरिक ही होगा, लेकिन हाँ आपको रटे रटाए कम से कम 10-15 वे फॉरवर्ड याद होनी चाहिए। और उसके अलावा जो कॉजेस है, तो कॉजेस में आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स डालना होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अब इसको दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कि अब देखिए कम्युनलिज्म जनरली क्या होता है कि कम्युनिटीज के बीच में जब डिफरेंसेस को या इकोनॉमिक डिप्राइवेशन को जब हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, कम्युनलिज्म दो कम्युनिटीज के बीच में होता है, लेकिन इंडिया में कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जो कम्युनिटीज ही मेनली डिफाइंड होती हैं ऑन रिलीजियस लाइंस, तो इसलिए कम्युनलिज्म मेनली रिलीजियस लाइंस पे हो जाता है इंडिया में। वेस्ट में थोड़ा कम्युनलिज्म का कंसेप्ट थोड़ा अलग सा है। अब जैसे अब यमन जैसे कंट्री में जो कम्युनलिज्म होगा वो सिया सुन्नी के बीच में हो जाएगा। इंडिया में जो मेनली कम्युनलिज्म है वो रिलीजियस लाइंस पे, हिंदू मुस्लिम के बीच में, या फिर कभी कभी हिंदू सिख के बीच में भी हुआ था, खालिस्तान का जो इशू है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे इतना कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जो मैं बताया बस आपको यहाँ पे जो कम्युनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्यों लिखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। द कम्युनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली परसीव्ड फॉर्म एज phenomenon ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स that often leads to tension and even rioting between them. If it is not so violent manifestation, then communalism amounts to discrimination against religious groups in matters such as employment and education. तो अब क्या क्या की टर्म्स याद रखने हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो गया, टेंशन या राइटिंग हो गया, राइट्स वगैरह होने लगे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ये हो गया। तो ये सबसे सरल तरीके का जो आपका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में, या आप इतना जो बड़ा डेफिनेशन आप शायद एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म जो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एग्रेसिव चौविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी which often takes the form of riots and violence, that is communalism। या फिर आप, हाँ ये लिख लिए तो आप इसी से स्टार्ट कर सकते हैं कि, या इवन एक सवाल पूछा गया है अब कि 2018 का एक बार सवाल देखिएगा, 17 वाला सवाल, कि रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म। तो आप रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म के बीच में डिफरेंस आप लिख के आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एक आप इंट्रोडक्शन कर दिए स्टार्ट, रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म के बीच में डिफरेंशिएट करके, और कम्युनलिज्म क्या होता है, एग्रेसिव चौमनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, इस तरह करके आप डिफाइन करके एक दो लाइन में आप कम्युनलिज्म को डिफाइन कर दिया है। और उसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे तो होता क्या है कि एक्चुअली कम्युनलिज्म फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, कि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, हिंदू मुस्लिम वर्ड में मत लिखिएगा, रिलीजियस कम्युनिटीज लिखिएगा। तो अब उन दो में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एक हिंदी बोलती है, दूसरी उर्दू बोलती है, और साथ में और भी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ईटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब काउ रिलेटेड है कि ठीक है वहां पे बीफ खाते हैं, एक जगह नहीं खाते हैं। और उसके बाद में इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी होता है। जैसे अब सच्चर कमेटी ने 2006 में जो रिपोर्ट सबमिट की, तो उसमें बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटीज हाईली डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और उस डिप्राइवेशन को ब्रिज करने की जरूरत है, अदरवाइज इट विल ब्रीड द सीड ऑफ कम्युनलिज्म। ये सच्चर कमेटी ने साफ साफ बोला है। तो अब साथ में देखिए कल्चरल डिफरेंसेस है और साथ में आपका इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है। जब इन दोनों को पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तब वो जाके जो रिलीजियोसिटी है वो कम्युनलिज्म का फॉर्म लेता है। और पॉलिटिकली जब उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या क्या चीज उस नजर आएगा। आपको फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है, जैसे कश्मीरी पंडित्स का हुआ, या फिर आपका राइट्स हो सकता है, या फिर ये घर वापसी वगैरह का इशू आ सकता है, जैसे लव जिहाद वगैरह का, या फिर काउ पॉलिटिक्स वगैरह होती है। उसके अलावा आजकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऑफ यूथ हो रहा है। अब काफी इंटरनेट के प्रेजेंस की वजह से आईसिस वगैरह भी अब काफी अपना डिजिटल चैनल्स वगैरह खोल चुका है। उसके अलावा काफी
डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि अब एक रिलीजियस कम्युनिटी को आसानी से जॉब नहीं मिल पाती है क्योंकि ये कुछ टैग एसोसिएट कर देते हैं, रिलीजियस टैग। तो ये सब पॉसिबल होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो आप डिफाइन करेंगे यहाँ से आप डेफिनेशन लिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है एग्रेसिव चौविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी विच ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ वायलेंस। सबसे छोटा डेफिनेशन है आपका कम्युनलिज्म का, टू द पॉइंट है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक डिप्राइवेशन और कल्चरल डिफरेंसेस मिक्स होकर जब उसको पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, तो वो फिर कम्युनलिज्म का फॉर्म लेता है। ए मैन ऑफ रिलीजन इज नॉट कम्युनल, बट ए मैन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स बाय लिंकिंग इट विथ रिलीजन इज कम्युनल। हेंस वी कैन डिफाइन कम्युनलिज्म एज पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन। तो ये पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन, इस सब चीज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये तो आप डिफाइन कर लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म क्या होता है। अब ये ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड पे बेस्ड है, इंटॉलरेंस होता है, सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है, हैट्रेड होता है, एनिमोसिटी होता है, वायलेंस होता है। इवन एक तरह का मैसेज प्रोपिगेट किया जाता है दैट कम्युनलिज्म इज अ मैसेज प्रोपिगेटेड बाय द गॉड इटसेल्फ। ऐसा फॉल्स मैसेज प्रोपिगेट किया जाता है रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। तो ये सब फीचर्स होते हैं कम्युनलिज्म की। तो अगर नहीं भी पूछे तो आप फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म एक डायग्राम फॉर्मेट में आप डाल सकते हो स्पेस भरने के लिए, अगर आप के पास अगर लेट से उतना कंटेंट नहीं है तो ये डेफिनेशन हो गया। अब किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे वो जो आने वाला सवाल है उसमें देख लेंगे। तो ये हम डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद इसका मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, कॉजेस क्या क्या होता है, और साथ में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या क्या, वो देख लेते हैं। तो इसका जो फैक्टर्स है काफी सारा, हिस्टोरिकल है, इंटरनेशनल है, पावर स्ट्रगल है, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, कल्चरल डिफरेंसेस है। हिस्टोरिकल कैसे है, अब ब्रिटिश पॉलिसी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी। आप इससे पहले वगैरह भी एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया की भी बात कर सकते हैं। अब जनरली एंशिएंट इंडिया को हिंदू इंडिया कहते हैं, मिडाइवल इंडिया को मुस्लिम इंडिया कहते हैं। अब ये सब सेकुलर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ऐसे टर्म्स को यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अब काम की बात पे आते हैं। तो एक आप एंशिएंट इंडिया में एग्जांपल दे सकते हैं कि शशांक एक रूलर था जिसने हिंदुइज्म को प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया फर्दर, और बुद्धिज्म को रोकना स्टार्ट किया। बुद्धिज्म की जगह शाविज्म को प्रमोट किया। तो उसने जो बोध गया में बोधि ट्री था उसको काट दिया था, और जो बुद्धा का स्टैचू था उसको रिप्लेस कर दिया था शिवा के स्टैचू से। अब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि बस वो अपना पावर स्ट्रगल या फिर अपने पॉलिटिक्स को प्रोपेगेट करना चाहता था। मिडाइवल इंडिया में देंगे, जब बाबर आया था तो बाबर जिहाद वर्ड यूज किया है, बाबरनामा में भी जिहाद वर्ड का यूज होता है। और इनफैक्ट उसका मेन आइडिया जो था वो कम्युनल या कम्युनलिज्म को फैलाना नहीं था, लेकिन हाँ अपने पावर स्ट्रगल को, अपने एम्पायर को, टेरिटोरियल एक्सटेंट को बढ़ाने के लिए उसने जिहाद वर्ड को यूज किया था, और जिहाद के नाम पे उसने काफी एरिया भी एक्वायर किया था। उसके अलावा ये दो तो ठीक है, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के एग्जांपल्स हो गए अगर आपको पूरे हिस्ट्री के एग्जांपल्स देखने हैं। उसका मेन जो आपका स्टार्ट होता है वो ब्रिटिशर की पॉलिसी से। पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की। बंगाल का पार्टीशन होगा रिलीजियस लाइंस पे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जो आएंगे 1909 में, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा मुस्लिम्स के लिए। बाद में फिर वो एंग्लो इंडियंस सिक्स के लिए भी उसको एक्सटेंड किया गया था। काफी जो पार्टीज बनी थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सब रिलीजियस लाइंस पे बनी थी। इवन बहुत मूवमेंट्स भी थे रिलीजियस लाइंस पे, वहाबी मूवमेंट, आर्य समाज का जो शुद्धि मूवमेंट वगैरह था। उसका अलावा कुछ कुछ लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद खान, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी रिलीजियस लाइंस पे काफी अपना प्रोपागंडा किए थे। उसके अलावा पार्टीशन भी आपका रिलीजियस लाइंस पे हुआ है। तो ये सब हिस्टोरिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इंटरनेशनल रीजन्स पे देखेंगे तो पाकिस्तान का काफी ज्यादा रोल रहा है। पाकिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है कश्मीर में, और जिसका एक एग्जांपल रहा है कि कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था 1989 में। फिर इवन हिंदू और सिख्स के बीच में काफी कम्युनल माइंडसेट या फिर कम्युनल एटमोसफेयर क्रिएट हो गया था। तो अब जो खालिस्तान की डिमांड भी की जा रही थी एक सेपरेट नेशन के फॉर्म में, तो वो भी पाकिस्तान काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इवन इंटरनेशनली देखेंगे, आईसिस नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी ज्यादा रेडिकलाइज करता है यूथ को थ्रू डिजिटल चैनल्स, काफी फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन प्रमोट करता है। उसके अलावा पावर स्ट्रगल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो पावर स्ट्रगल के एग्जांपल में आप हिस्टोरिकल जो मॉडर्न इंडिया का एग्जांपल वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट में काफी सारे राइट्स हुए हैं। 1984 का एंटी सिख राइट, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1902 का, 2002 का गोधरा राइट, 2012 में आपका असम वायलेंस हुआ था, आपका बोडो कम्युनिटी और बंगाली कम्युनिटी जो मुस्लिम थी बांग्लादेश से आई थी, और 2013 में मुजफ्फरनगर वायलेंस हुआ था यूपी में, हिंदू जाट्स और मुस्लिम्स के बीच में। उसके अलावा
कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था 1989 में। तो ये सब पावर स्ट्रगल ही रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिक्स एक तरह से, जिसमें हम रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, पॉलिटिक्स। अब जैसे देखिए, अब इंडिया में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो उसका होता क्या है कि काफी रिलीजन में क्या है कि जो पर्सनल लॉज में कुछ कुछ दिक्कतें हैं, जो वुमेन के अगेंस्ट जाता है, ओल्ड एज के अगेंस्ट जाता है, जैसे संथारा जैन में, या फिर ट्रिपल तलाक, अब तो नहीं रहा, लेकिन ट्रिपल तलाक मुस्लिम में। तो अब इन सब के लाइंस पे भी पॉलिटिक्स होने लगती है, जिसकी वजह से फिर एक थोड़ा कम्युनल एटमोसफेयर क्रिएट होता है। इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी रिलेटेड है। अब कोई कहने वाली बात नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा डिप्राइव्ड है। अब ये सर सैयद अहमद खान खुद कहे थे, और ये भी कहे थे कि मुस्लिम काफी डिप्राइव्ड है एजुकेशन के टर्म में, और इसलिए वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट और अलीगढ़ कॉलेज स्टार्ट किया गया था 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और फर्दर आप इसी से कह सकते हैं कि अब ये इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की वजह से ये एक कम्युनल माइंड, कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाता है। अगर वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन नहीं होगा मुस्लिम्स का, तो शायद उतना जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। केवल यहाँ पे मुस्लिम से लेना देना नहीं है, कि कोई भी दो रिलीजियस कम्युनिटी में अगर इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है तो दिक्कत होती है। जैसे मपिला रेबिलियन हुआ था, उसमें जो लैंडेड क्लास थे वो हिंदूज थे, और 1921 में हुआ था, और जो आपके पीजेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे। तो अब ये रिलेटिव डिप्राइवेशन ही कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स हुई थी। सच्चर कमेटी 2005 में बनी थी और 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसने साफ साफ कहा है कि मुस्लिम्स डिप्राइव्ड है एजुकेशन और इकोनॉमिक आउटकम के टर्म्स पे, और ये डिप्राइवेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, ब्रिज करने की जरूरत है, ताकि कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट ना हो इस कंट्री में। कल्चरल डिफरेंसेस भी रिस्पॉन्सिबल है, बीफ बैन, काउ पॉलिटिक्स, मॉब लिंचिंग, हिंदू हिंदी हिंदी उर्दू इम्पोजिशन, या हिंदू मैंने लिख दिया, हिंदी होगा, हिंदी उर्दू इम्पोजिशन, लव जिहाद, घर वापसी वगैरह का इशू। तो अब केवल इंडिविजुअल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कल्चरल फैक्टर्स व्हेन मिक्स्ड विद इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड दे बोथ आर यूटिलाइज्ड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स टू प्रोपेगेट देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जब रिलीजियस कम्युनिटी का कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन मिला के, जब दो कम्युनिटी में डिफरेंसेस है और इकोनॉमिक डिप्राइवेशन को मिला के जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल लीडर्स इन चीज का फायदा उठाते हैं, तब जाके ये जो रिलीजियसिटी है वो कम्युनलिज्म का फॉर्म लेती है। इफेक्ट्स क्या क्या होता है, राइट्स होता है, फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ था, जैसे हर राइट्स के बाद फोर्स्ड माइग्रेशन होता ही है, जैसे कश्मीरी पंडित्स वगैरह का भी हुआ था। और फिर रिलीजियस कन्वर्जन होता है, मैरिज से रिलेटेड या घर वापसी वगैरह की बात करते हैं, या फिर पॉलिटिक्स ऑन ईटिंग हैबिट्स, काउ पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अमंग यूथ, जैसे आईसिस वगैरह प्रोपेगेट कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, पर्टिकुलरली जॉब्स वगैरह में। तो ये मैनिफेस्टेशन है कम्युनलिज्म का। अब क्या क्या, अब हाँ फेजेस क्या क्या रहे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। जो प्री इंडिपेंडेंस में दो, अब जैसे फेजेस ऑफ कम्युनलिज्म बोलेंगे, तो अब हम एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया को हटा देंगे। दो मेन फेज होता है आपका, एक प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब एक मैंने करंट इश्यूज वगैरह भी डाल दिया। प्री इंडिपेंडेंस में भी एक्चुअली दो फेज होगा, लिबरल फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। लिबरल फेज जो होगा वो आपका 1857 से 1937 तक होगा, और एक्सट्रीमिस्ट फेज 1937 या 1940 से आजादी तक, 1947 तक। तो 1940s का जो डिकेड है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, और उससे पहले वाला जो था वो लिबरल फेज है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी देखेंगे और करंट इश्यूज भी देखेंगे। लिबरल फेज में क्या होता है, हम ये प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो 1857 में के जस्ट बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हिंदूज को प्रेफर करते थे जॉब्स के लिए। बाद में होगा 1900 के आसपास से वो मुस्लिम्स वगैरह को काफी प्रेफरेंस देने लगेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के टर्म्स में। तो इसी के बाद क्या होता है, 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान बोलते हैं कि हाँ, जो मुस्लिम से काफी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, और कांग्रेस एक प्रो हिंदू पार्टी की तरह ही काम कर रही है, तो इसलिए मुस्लिम्स के डिप्राइवेशन को सॉल्व करने के लिए अलीगढ़ कॉलेज उन्होंने खोला था, एएमयू, 1875 में। और उनका मानना था कि एजुकेशनल डिप्राइवेशन इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। उसके बाद फिर बंगाल पार्टीशन वगैरह भी हुआ था रिलीजियस लाइंस पे। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया था रिलीजियस लाइंस में। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के मुस्लिम को दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, बाद में वो फिर वो सिक्स एंग्लो इंडियंस को भी मिल गया था 1935 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। और उसके अलावा मुस्लिम लीग बनती है आगा खान के द्वारा 1906 में। काफी पार्टीज बनी है, हिंदू महासभा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये सब पार्टीज बनी है रिलीजियस लाइंस पे। काफी लीडर्स भी रिलीजियस लाइंस पे काम किए हैं। और फिर कुछ मूवमेंट जैसे आर्य समाज सुद्दी मूवमेंट जो था उनका, या फिर वहाबी तबलीग या तंजीम मूवमेंट, ये सब रिलीजियस लाइंस पे मूवमेंट्स हुए। तो ये सब भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल थे उस टाइम पे लिबरल फेज में। और एक्सट्रीमिस्ट फेज में देखेंगे तो मेनली क्या है, क्रिप्स मिशन से स्टार्ट होता है, जो एक बीज बो देता है पाकिस्तान का।
और बाद में पार्टीशन में जाके एंड होता है। कलकत्ता किलिंग्स 1946 में हुआ था। फिर हिंदूज काफी मारे गए थे नाव खाली, जो अब बांग्लादेश में है, और मुस्लिम्स काफी ज्यादा मारे गए थे बिहार में, ये पार्टीशन के टाइम के बाद आसपास की बात बोल रहा हूँ। इवन गांधी जी का भी असैसिनेशन हुआ था हिंदू फैनेटिक के द्वारा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो एंटी सिख राइट्स 1984 के, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स 1989 का, बाबरी मस्जिद इंसिडेंट्स 1992 का, गोधरा राइट्स 2002 का, असम वायलेंस 2012 का। ये बोडोज और बंगालीज के बीच में हुआ था, वो बंगाली जो मुस्लिम है। और ये कोकराझार में सबसे ज्यादा हुआ था। और फिर मुजफ्फरनगर वायलेंस, ये स्टार्ट आपको पता होगा कि ईव टीजिंग से हुआ था, लड़की को छेड़ा वगैरह गया था। फिर फाइनली वो हिंदू जाट्स और मुस्लिम्स के बीच में एक काफी ज्यादा बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ था, लगभग अच्छे खासे 100 के आसपास लोग भी मारे गए थे, आर्मी भी बुलानी पड़ी थी। करंट इश्यूज में लिए एक हादिया वाला केस आपको पता होगा, वो 24 साल की एक लड़की थी अखिला, जो हिंदू थी, बाद में वो अपने कंसेंट के साथ वो मुस्लिम में कन्वर्ट होती है और एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है। केरला हाईकोर्ट बोला था कि हाँ वो लड़की सक्षम नहीं है, और जो उसको कन्विंस करके उनका रिलीजन चेंज करा दिया गया, तो उस लड़की का रिलीजन चेंज नहीं होना चाहिए। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो वो एडल्ट है और उसने अपने कंसेंट से अपना रिलीजन चेंज किया है, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, तो उसका अपना रिलीजन चेंज करना अलाउड होगा। तो अब ये रिलीजियस कन्वर्जन और लव जिहाद वगैरह की बात, बीफ कंजम्पशन इंसुइंग डेथ्स वगैरह, जैसे अखलक खान को मारा गया था, कि बीफ कंजम्पशन वगैरह से रिलेटेड मॉब लिंचिंग हुई थी, घर वापसी प्रोग्राम्स वगैरह भी लॉन्च किए जाते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अमंग यूथ है, जैसे आईसिस वगैरह भी काफी ये सब लोन वुल्फ टैक्टिक्स वगैरह भी प्रोपेगेट करता है। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? कम्युनल वायलेंस रिलेटेड ना हमारे पास एक स्टर्न लॉ है, ना एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ना कोई स्पेशल कोर्ट्स होता है। और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द पुलिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दब जाते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा और एक डायरेक्शन में एक ही कम्युनिटी को हेल्प करते हैं। और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड विद द कंसेंसस ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज अगर आएगा तो उससे फायदा क्या होगा कि अभी कैसे ट्रिपल तलाक ये सब इशू उठते रहता है, क्यों? क्योंकि कुछ खामी है कुछ कुछ पर्सनल लॉज में। तो अगर वो सारी खामी को हटा दी जाएगी तो फिर कोई चांस ही नहीं मिलेगा कि पॉलिटिक्स इस लाइन पे हो कि अच्छा इस रिलीजियस कम्युनिटी में ये दिक्कत है तो ये दिक्कत हटाने की जरूरत है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का चांस कम हो जाएगा अगर जो भी फ्लॉज है पर्सनल लॉज में उसको अगर हटा दिए जाए तो। 123(3), अच्छा ये एक्चुअली ये रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 123(3) है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है या फिर जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहा है तो वो पॉलिटिकल लाइन, वो सॉरी रिलीजियस लाइंस पे, कास्ट लाइंस पे वोट नहीं मांग सकता है। तो अब है कि अब इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी वगैरह को भी ये सब अच्छे से इंश्योर करना चाहिए। अब रिलीजियस हेड्स वगैरह को जोड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एज डीएम आपसे अगर पूछा जाएगा केस स्टडी वगैरह में, तो अब दो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप एक रिलीजियस हेड से बात करेंगे, और रिलीजियस हेड को भी आप बोल सकते हैं कि अच्छा अगर वो हिंदू है तो ईद सेलिब्रेट करे, या मुस्लिम है तो दिवाली सेलिब्रेट करे। तो इससे एक फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी आती है, हर एक फीलिंग ऑफ हार्मोनी आती है बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटीज। या आप अगर डीएम है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जो दो रिलीजियस कम्युनिटी, अगर आप हिंदू मुस्लिम ही ले ले, तो दोनों का जो प्रोफेशन होता है, ट्रेड होता है, वो अलग अलग होता है। तो उसको इंटीग्रेट अगर जितने अच्छे तरीके से कर दिया जाए ना तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी आपकी मैन्युफैक्चरर है, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी आपकी ट्रेडर है, वो दोनों इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड है। अब जितना ज्यादा आप उसको इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड करोगे तो राइट्स के चांसेस उतना कम हो जाता है, क्योंकि दोनों को पता होगा कि अगर दूसरे के अगेंस्ट हम राइट्स करेंगे तो अपनी इकोनॉमी ठप होगी, और हम दोनों की जो इकोनॉमी है, हम दोनों की जो लाइवलीहुड है, वो इंटरलिंक्ड है। तो वही मैं लिखा हूं, इंटीग्रेट द कम्युनिटीज इकोनॉमिकली। और फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनलिज्म के लिए। तो अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बहुत सारी स्कीम है, सीखो और कमाओ, मानस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसाज वगैरह। सच्चर कमेटी भी बोली थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने की जरूरत है टू डील विद द कंप्लेंट्स एंड ऑफ इंटॉलरेंस एंड एक्सक्लूजन। तो अब ये सच्चर कमेटी की एक रिकमेंडेशन है, तो आप चिपका ही सकते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग सॉलिडारिटी एंड एसिमिलेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स एट सोसाइटी लेवल, एट डिफरेंट लेवल्स इन सोसाइटी, वर्क प्लेस, नेबरहुड एटसेट्रा। आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं। कश्मीर में क्या होता है कि काफी कम्युनलिज्म वाला जो एटमोसफेयर है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर के स्टूडेंट्स के बीच में एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को समझ पाए। केवल वो अपने ही कम्युनल एजेंडा से या कम्युनल एटमोसफेयर से ही उनका जो माइंड है प्रभावित ना हो। और
एक कम्युनिटी दूसरे के कम्युनिटी को अगर फेस्टिवल्स को अगर अच्छे से सेलिब्रेट करता है तो ये अच्छा मैसेज जाता है, पर्टिकुलरली अगर रिलीजियस कम्युनिटी के जो लीडर्स है वो अगर एक दूसरे के कम्युनिटीज के जो फेस्टिवल अगर आपस में सेलिब्रेट करें तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। अब आईसिस वगैरह रेडिकलाइजेशन कर रहा है तो काउंसलिंग सेशन फॉर दोज रेडिकलाइज्ड ये सब करवाना जरूरी है। अब हम ये सब देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया को हिंदू इंडिया बोलते हैं, मेडाइवल इंडिया को इस्लामिक इंडिया बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया को क्रिश्चियन इंडिया बोलते हैं, तो इस लाइंस पे एजुकेशन देना सही नहीं है। एक सेकुलर एजुकेशन होना चाहिए। इस लाइंस पे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करना ऑन द रिलीजियस लाइंस भी सही नहीं है। और द गवर्नमेंट शुड नॉट बैन माइनॉरिटी प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अपीज द मेजोरिटी ग्रुप, रिफ्रेन फ्रॉम वेजिटेरियनिज्म। ये काउ पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इंटर रिलीजियस मैरिज शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज लव जिहाद, मीडिया पर्सन शुड बी सेंसिटाइज्ड। ये सब जेनरिक पॉइंट्स है, लेकिन हाँ किस किस लाइन से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं तो आप ठीक है एक बार आप देख लीजिएगा इस चीज को तो आपको याद आ जाएगी। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पॉलिटिकल लाइन में बोल देंगे कि एक सेपरेट लॉ, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑटोनॉमी ऑफ द पुलिस और स्पेशल कोर्ट्स, ताकि हम कम्युनल वायलेंस को टैकल कर पाए। तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा। अगर आपको कंप्रिहेंसिव पॉइंट बनाना है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उससे लेकिन वो होना चाहिए विद कंसेंसस ऑफ ऑल कम्युनिटीज। उससे फायदा क्या होगा कि अब कोई आपका अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं होगी ऑन रिलीजियस लाइंस। क्यों? क्योंकि अब कोई जो भी पर्सनल लॉज में जो फ्लॉज हैं उसको हम हटा चुके होंगे। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा रिलीजियस हेट्स वाला जो मैं आपको बता रहा था वो एक इम्पॉर्टेंट है, 3। फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन को कम करना वो इम्पोर्टेंट है, 4। स्ट्रक्चर कमेटी की इस रिकमेंडेशन को आप यूज कर सकते हैं अच्छे से, 5। ठीक है। उसके अलावा आईसिस वाला ये काउंसलिंग सेशन ये इंपॉर्टेंट है, 6। तो ये 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 को आप प्रायोरिटी में रखेंगे। बाद बाकी अगर और पूछा गया तो मैं तो लिख ही दिया हूँ। अब हम 2018 और 2017 का सवाल देख लेते हैं। पहले 2017 का सवाल देख लेते हैं। तो 2017 में सवाल क्या था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म एंड गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फॉर्मर हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लैटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म को हम डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और उसी इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है कि रिलीजियोसिटी कम्युनलिज्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, 4 पॉइंटर्स के फॉर्म में मैंने बताया है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल एक ही बोल रहा है, लेकिन आप एक मत दीजिए। एक तो ठीक है, आप बाबरी मस्जिद या किसी एक को आप कितना ही पेल लेंगे, तो आप 3 या 4 एग्जाम्पल्स दीजिए और उसके बाद एक आप एंड में कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन डाल दीजिए। तो अब इसमें अब रिलीजियोसिटी क्या होता है? अब अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अपने गॉड को वर्शिप कर रहे हैं और अपने जो रिलीजन के इथिक्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज ऑन रिलीजियोसिटी। अब इसमें आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ऑन द स्पॉट ये लिख सकते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है? मैंने बताया कि एक्सट्रीम चॉविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी व्हिच ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो ये कम्युनलिज्म हो गया। अब क्या होता है जब कल्चरल डिफरेंसेस और रिलेटिव इकोनॉमिक डिप्राइवेशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज तो होता है, जब उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए मोबिलाइज किया जाता है तब रिलीजियोसिटी जो होता है वो गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कम्युनलिज्म। ए मैन ऑफ रिलीजन इज नॉट कम्युनल बट ए मैन हु प्रैक्टिसेस पॉलिटिक्स एंड यूजेस रिलीजन इन इट इज कम्युनल। कम्युनलिज्म इज एसेंशियली पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब डिफरेंसेस क्या क्या है? तो 4 तरह से डिफरेंसेस है। डेफिनेशन एक फिर से लिख दिया, रिलीजियसिटी इज फॉलोइंग वंस रिलीजन वेयर एज कम्युनलिज्म इज एक्सट्रीम चॉविनिज्म ऑन रिलीजियस लाइंस। ओरिजिन का है, अब रिलीजियसिटी तो एज ओल्ड कंस्ट्रक्ट है। अब कम्युनलिज्म मेनली जब इंडिया में रिसेंट फिनोमेना है, मेनली स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल से। एम क्या होता है? रिलीजियोसिटी का एम होता है कि आप गॉड को वर्शिप करते हो ताकि आपका लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उसको आप अचीव कर पाओ, एक इथिक्स, एक इथिकल कंडक्ट आप डिराइव कर पाओ अपने रिलीजन से। और लेकिन कम्युनलिज्म का एम होता है कि दूसरे रिलीजन को आप नीचा दिखाओ एज कम्पेयर टू योर रिलीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक में वायलेंस होता है, एक में नहीं होता। कम्युनलिज्म में वायलेंस होता है। एग्जाम्पल्स मैंने 4 डाल दिए। बाबरी मस्जिद का डाल दिया, मॉब लिंचिंग हुआ, अखलक खान वाला जो केस था, बीफ सेलिब्रेटेड, और सिख राइट्स 1984 का डाल दिया, मुजफ्फरनगर राइट्स डाल दिया। और उसके अलावा एक कंक्लूजन डाल दिया, बस एक स्वीट सा कंक्लूजन कि हाँ देयर इज अ नीड टू इंश्योर हार्मोनी अमंग डिफरेंट रिलीजन सो दैट रिलीजियोसिटी नेवर turns into the shape of communalism. Political mobilization on religious lines need to be stopped and relative economic deprivation between the religious communities need to be bridged in order to effectively contain communalism. हार्मोनी लाने की जरूरत है और हार्मोनी कैसे लाएंगे उस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया।
ठीक है। अब उसके बाद अलावा अब जो मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए थे, उसमें से भी 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर लेट से मुजफ्फरपुर नगर राइट्स और कंक्लूजन के बीच में। लेकिन ठीक है, आपको कुछ फिर दूसरा पार्ट्स में कमी लानी होगी। आप अगर लेट से इस वाले पार्ट को उड़ा देते हो तो आप वे फॉरवर्ड में वो कुछ डाल सकते हो स्पेशली क्या क्या। तो जो मैंने 6 आप अच्छे से याद कर लो कि जो वे फॉरवर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल लाइंस पे सेपरेट लॉ है, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्पेशल कोर्ट्स है और ऑटोनॉमी ऑफ द पुलिस है। दूसरा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। तीसरा रिलीजियस हेट्स, आप एक मैसेज प्रोपोगेट कर सकते हैं एक दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके। एक इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कम करने से रिलेटेड था, 4 हो गया आपका। एक सचर कमेटी का रिकमेंडेशन था, 5 हो गया। और एक आईसीस और रेडिकलाइजेशन और काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड था, 6। ये 6 आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अब 2018 में क्या सवाल है कि कम्युनलिज्म अराइजेस ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स देना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले कम्युनलिज्म क्या होता है वो बता दिए, और फिर ठीक है फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म बता दीजिए, फिर बताइए कैसे वो पावर स्ट्रगल की वजह से हो रहा है, फिर बताइए वो कैसे रिलेटिव डिप्राइवेशन की वजह से हो रहा है, फिर आप कुछ वे फॉरवर्ड बताइए और एंड में आप कंक्लूड कर दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन तो बता दिया, फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब पावर स्ट्रगल से कैसे हो रहा है, एंशिएंट इंडिया में मैंने आपको बताया था एक आपका बोधि ट्री शशांक ने काटा था, और फिर फाइनली क्या किया था, बुद्धा के स्टैचू को रिप्लेस कर दिया था शिवा के स्टैचू से। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज्म को हटा के शैविज्म को प्रमोट करना चाह रहा था, बिकॉज ऑफ हिज पावर स्ट्रगल, उसकी वो पॉलिटिक्स थी। बाबर भी किस तरह के इंटेंशन, बाबर भी जिहाद वर्ड यूज किया था और जिहाद यूज किया था, लेकिन कम्युनल एजेंडा उनका नहीं था, उनका एजेंडा था टेरिटोरियल गेन। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के बारे में बात कर लिया। आप इवन लव जिहाद, घर वापसी और ये सब चीजें भी, पोस्ट बीफ बैन वगैरह पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ये सब पॉलिटिक्स इसी के अराउंड सेंटर्ड है। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड पाकिस्तान सपोर्ट लेड टू द डिमांड ऑफ खालिस्तान। तो अब अल्टीमेटली 5 एग्जांपल दे दिया मैंने, ये शशांक का बोधी ट्री काटना और अपना उसका वो पावर स्ट्रगल, बाबर मिडावल इंडिया से एग्जांपल दे दिया, फिर उसका ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, एक मॉडर्न इंडिया से एग्जांपल दे दिया, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्जांपल दे दिया, और एक खालिस्तान का एग्जांपल दे दिया। ये पावर स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं। और इवन वर्ल्ड लेवल में भी जा सकते हैं, आईसिस वगैरह की भी आप बात कर सकते हैं कि वो भी एक पावर स्ट्रगल से रिलेटेड ही है। अब आईसिस का भी पावर स्ट्रगल से कैसे रिलेटेड है कि अब बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है आईसिस से, और भी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है। अब हर किसी को, लोगों को डाल रिक्रूट करना है, तो उसके लिए भी कंपटीशन होता है, एक तरह का पावर स्ट्रगल होता है। अब एक सवाल भी आया था कि टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। किस लिए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो रही है? सब टेररिस्ट ग्रुप अपना लैंड, जो एरिया जहाँ इन्फ्लुएंस है जिस लैंड के ऊपर, उसको बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्हीं चीजों के टर्म्स में तो कंपटीशन हो रहा है। बस आपको एग्जांपल से वो वाला सवाल आपको सॉल्व करना था। अब यहाँ पे आते हैं तो ओआइसिस का भी एग्जांपल आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं डाला। कम्युनिज्म ड्यू टू रिलेटिव डिप्राइवेशन, उसके कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस क्या क्या है। अब देखिए, अब सिटीजनशिप राइट, अब यहाँ पे आप रोहिंग्या की बात कर सकते हैं कि रोहिंग्या को सिटीजनशिप राइट नहीं है। लैंड काफी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, काफी लोग लैंडलेस हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, और कम्युनल माइंडसेट जो होता है वहाँ पे डेवलप हो चुका है म्यांमार में। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान वाली जो पूरी कहानी थी कि उन्होंने कहा था मुस्लिम्स डिप्राइव्ड हैं, इसलिए उसने मुस्लिम्स के एजुकेशन पे फोकस किया था, और वही मुस्लिम का डिप्राइवेशन कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल था कम्युनलिज्म को प्रोलिफरेट करने के लिए इन फ्रीडम स्ट्रगल। और मपिलर रेबिलियन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर उसके अलावा आप सच्चर कमेटी को भी कोट कर सकते हैं कि हाँ, एक कम्युनिटी रिलीजियस लाइंस पे एक कम्युनिटी है जो डिप्राइव्ड है। ठीक है। सो कम्युनलिज्म इज ड्यू टू बोथ पावर स्ट्रगल एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन। वे फॉरवर्ड में कुछ कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेटिव डिप्राइवेशन के बारे में डाल दिया, यूज ऑफ रिलीजियस लीडर्स के बारे में डाल दिया, सेपरेट लॉ, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोर्ट्स एंड ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस फॉर टेकिंग कम्युनल वायलेंस, ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके अलावा एक कंक्लूजन आप डाल सकते हैं कि द रूट्स ऑफ कम्युनलिज्म मस्ट बी अपरूटेड एंड ए वर्ल्ड फिल्ड विद कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड मस्ट बी द गोल्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो अब ठीक है, कोई सा भी बढ़िया सा पॉजिटिव कंक्लूजन आप डाल सकते हैं। आप सॉलिडारिटी, हार्मोनी, ट्रस्ट, ये सब वर्ड डाल के ये होना चाहिए, तभी हम कम्युनलिज्म के रूट्स को हम खत्म कर पाएंगे। वसुदैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, और
जो 5-6 मैंने आपको वे फॉरवर्ड बताया वो आप कहीं पे भी आप चिपका सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया।